कौन से लोग हैं जो सीएसएस कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर सकते? सीएसएस अच्छा। वो कर सकता है जिसके अंदर दो एबिलिटीज होंगी। वो विमेन की एम्पावरमेंट के लिए ये एक बेहतरीन जरिया है सीएसएस का। मेरे पास थर्ड डिविजनर भी सीएसएस करके गए और बोर्ड के टॉपर भी फेल हो गए। हमारी एजुकेशन का मसला क्या है? टीचर का पढ़ाने का दिल नहीं है, स्टूडेंट का पढ़ने का दिल नहीं है। इन्हीं चीजों की वजह से तो इंडिया आईआईटी बना गया। कई डीसीज ने सुसाइड किए, कई डीआईजीज लेवल के लोगों ने किया, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं यार इतने बड़े ओहदे पे आगे भी अगर इसको सुसाइड क्यों करना पड़ी? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो वीडियोस हैं जिसपे लाखों डॉलर कमाने के आसान तरीके बता पूरी की पूरी कौम को स्किल सीखने को लगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम जिस दिन इस मुल्क में इनएफिशिएंसी को क्राइम नहीं डिक्लेयर करेंगे करप्शन की तरह, हमारा मुल्क आगे नहीं जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फ़र्क शो में खुशामदीद। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं इनको बहुत से सालों से जानता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा स्टूडेंट कोई ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जिनको जानते ना हो। मैं इनकी ज़िंदगी के बारे में बड़ा तजस्सुस रहा है, यानी पाक फ़ौज, पंजाब पुलिस, सिविल सर्विसेज, जर्नलिज़म, यूनिवर्सिटीज़, यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे इन्होंने काम ना किया हो, इनकी एक्सपर्टीज़ ना हो। और सबसे बढ़कर क्या है कि ये लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं। तकरीबन 400-500 लोग तो होंगे जिनको सीएसएस बिलवास्ता या बिलावास्ता इनके पास से किया। उन्होंने अपना इदारा चला रहे हैं। तैमूर बुखारी साहब मेरे मेहमान हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है और ख़ास तौर पे इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ज़िंदगी से मुतल्लिक। जब एक शख्स इतना काम करता है तो ज़िंदगी को जीना कैसे है, कामयाबी क्या है, मामलात कैसे चलते हैं ज़िंदगी की, सारी बातें नहीं समझे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। जी थैंक यू वेरी मच फक साहब। मैं सबसे पहले तो आपकी शख्सियत पे आते हैं। आप क्या हैं? यानी आर्मी में भी, पुलिस में भी, जर्नलिज्म में भी, कभी आप हमें सहाफ़ी लगते हैं। और फिर ख़ास तौर पे ये कि जितने मैंने देखे हैं पोजीशन होल्डर सीएसएस के, वो आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उस्ताद जी, मुर्शद जी कह रहे होते हैं। तो तैमूर बुखारी कौन है? चले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ अपना। मैंने अपना स्टार्ट करियर किया मिलिट्री से, 108 लॉन्ग कोर्स से। आपको पता है कि जब हम पैदा होते हैं, मिडिल क्लास में पैदा हुए, और हमें होता है कि सबसे पहले पहले क्या करना है, हमें फ़ौज नज़र आती है। एक यंग लड़के को क्या होगा, यूनिफॉर्म पहनेगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारा ड्रीम भी फ़ौज में जाना या एयरफोर्स में जाना, वही ड्रीम था। और मैं लकी रहा कि मैं सेलेक्ट हो गया 108 लॉन्ग कोर्स के अंदर। फिर पाकिस्तान मिलिट्री जब ज्वाइन की, उसके कुछ अर्से बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। कुछ मेरी जो है ना वो आपको पता है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो इमोशनल उस पर हुई हुई है, रैशनल हम कम है हमारी कॉम जो है। तो मैंने भी इमोशनल होकर रिज़ाइन पुट कर दी। बट इट वाज अ वेरी आउटस्टैंडिंग करियर। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम मिलिट्री लाइफ। मैंने बहुत डिसिप्लिन सीखा। अच्छा। उसके बाद जब वापस आए तो लोगों ने कहा कि अब मिलिट्री ऑफिसर थे तो अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप सीएसएस या पीएमएस करें। सीएसएस करें, पीएमएस का तो उस टाइम था ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अप्लाई करता हूँ। जब मैंने अप्लाई करने के लिए गया तो उसकी एज जो थी वो 21 साल होती है। मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है 21 से 28 साल थे। तो मेरी एज उस वक्त मिलिट्री छोड़ने के बाद भी 21 साल नहीं थी। और मुझे क्या करना पड़ता कि मुझे जो है ना तकरीबन 2 साल इंतजार करना पड़ता। तो कुछ बताने वालों ने कानों में विस्पर की सरगोशी आई, जैसे होता है ना कि सरगोशी करते रहते हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि आप यूं कीजिए कि आप जो है 1 पेपर टेस्ट होते हैं पीपीएससी के, तो आप वो देना शुरू कर दीजिए। तो वो अगर आप देंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, थोड़ा सा ग्राउंड बन जाएगा। मैंने वो पेपर देना शुरू कर दिए। मैं नायब तहसीलदार हो गया, उसके साथ मैं थानेदार भी हो गया पंजाब पुलिस के अंदर। फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया पंजाब पुलिस में। ठीक है। जब मैंने वो ज्वाइन किया तो फिर विस्पर वही सरगोशी आना शुरू हो गई। सरगोशी ने कहा कि भाई तुम तो गस्टेड ऑफिसर थे, ये तुम नॉन गस्टेड में आ गए हो, तुम सीएसएस करो, ये छोड़ो, इसको क्या कर रहे हो, तुम्हारा लेवल डिफरेंट था। तो वो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, आपको पता है कि ऐसे करता है। मैंने वहाँ से उसको छोड़ा और उसके बाद फिर मैं सीएसएस करने के लिए मैं भावलपुर से लाहौर आ गया। जब मैं लाहौर में आया तो मेरे सारे दोस्त को ले रहे थे, एडमिशन ले रहे थे मीडिया के मास्टर्स के अंदर। मैंने भी साथ में एडमिशन ले लिया और उसके साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली डॉन न्यूज़ टीवी के अंदर काम करने की, जब ये इंग्लिश में होता था। 2009 की बात, 8-9 की बात है। मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक जर्नलिस्ट बन गया और मुझे लगा कि असल काम तो यही था, जर्नलिज्म। तो मैं वहाँ पे काम करने लगा, वहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई और बड़ी वो हिट हो गई रिपोर्ट जो थी। सही जगह, हाँ सही जगह आ गया एग्जैक्टली। रात को सोया हुआ था, लेट नाइट मेरे वाले साहब की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि तुम और तुम्हारा भाई, हम 2 भाई हैं, तो दोनों सीएसएस कर गए हो और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं उठा हूँ तो मेरा ख्वाब टूट गया। तो आई वांट के वो जो है ना, अब फिर वही मशरकी इमोशनल ट्रेनिंग, वो जो मैंने कहा था जिसकी वजह से मैं मिलिट्री रिजाइन किया, वही सामने आ गई। फिर इमोशनल हो गए, वो इमोशनल हो गए, जर्नलिज्म छोड़ा और सीएसएस की तैयारी करने बैठ गए और सीएसएस क्वालिफाई कर लिया।
CSS क्वालिफाई किया तो मेरी एलोकेशन होगी पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में 38th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2009 में क्वालिफाई किया। जब वो करने लगे, ट्रेनिंग करने लगे, तो फिर वही सरगोशियाँ। आपको पता है कि साथ वाले आपको जीने नहीं देते, कहीं पे आप चले जाए, जितना मर्जी आप कामयाब हो जाएं, आपको आपका- लोग बताने वाले होंगे कि आप कामयाब नहीं हैं। हाँ, और कामयाबी वो है। कामयाबी वो है जो आगे नजर आ रही है। उन्होंने कहा ये ग्रुप नहीं, अब ग्रुप चेंज करें क्योंकि अब मेरिट थोड़ा लो है आपका, अब दोबारा करें। मैंने दोबारा दे दिया एंड आई स्कोर आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन इंटरव्यू। लेकिन इवन देन मेरी पोजीशन जो थी वो ऐसी है कि मेरा दोबारा इनकम टैक्स, जिसको इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कहते हैं, वो बना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको रिटेन नहीं किया और फिर उसके बाद मैंने ऑडिट अकाउंट सर्विस किया। तो इस सारे टेन्योर के अंदर मैं आर्मी से, पंजाब पुलिस से, जर्नलिज्म से, सिविल सर्विस जो है ना वो कर चुका था। मुझे वो सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्त थे तो उनके जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी यार ये गाइड करेंगे, इनको कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें। वो मेरे पास आए, मेरे ड्राइंग रूम में बैठे, वहाँ से असल कहानी स्टार्ट होती है। ये किस साल की बात है? ये है 2016-17 की बात है, 16-17 और की बात। आप वो अपनी सारा कुछ सर्विसेज छोड़ चुके हैं? नहीं, अभी नहीं छोड़ चुका, अभी मैं अभी उसके में काम कर रहे हैं काम उसमें। कर रहा हूँ उसके ठीक है। साथ। मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो जो मेरे पास आए उस मेरे ड्राइंग रूम के अंदर, वो सारे के सारे हो गए। कितने बच्चे थे? वो कुछ 4 एक बच्चे थे, वो सारे के सारे हो चारों गए। के चारों जो मशला लेने आए हैं, सारे के CSP सारे हो गए गए, हैं। सारे के सारे हो गए। उसके बाद मैं उस ड्राइंग रूम से उठकर लाउंज में आया। ठीक उस है। लाउंज में भी जितने लोग आए वो भी सारे के सारे हो गए। अच्छा। उसके बाद वो रश बढ़ना शुरू हो गया। आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ चलना शुरू हो गया, सोशल मीडिया, उन्होंने कहा जी ये हो रहा है। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर जाकर मुझे एहसास हुआ, उसमें से चंद ऐसे लोग आए जिनको मैं समझता हूँ कि दैट इज़ क्राउन ऑन, कि मेरा जो क्राउन है, या मैं जो अपना समझता हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो लाइफ में बिल्कुल अपने ब्लाइंड एंड के ऊपर थे। उनके सामने बिल्कुल अंधेरा था, उनके टनल की कोई दूसरी तरफ लाइट नहीं थी, उनकी जो ज़िंदगी थी वो बादलों में घिरी हुई थी, अंग्रेज़ी के बादल जो होते हैं, अंडर द क्लाउड थी। तो उनकी ज़िंदगी में मैंने जब चेंज लाया और उनकी ज़िंदगी जब चेंज हुई, तो तब मुझे पता चला कि असल कंटेंटमेंट, जो इत्मीनान था, वो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने का था। तो वहाँ से जो है मैंने अपना सारा चेंज कर दिया। और यानी अभी कितने सालों बाद जाके इतनी खाक छानने के बाद हर जगह जगह की आपको एहसास हुआ कि ये थी मेरी जिंदगी। एग्जैक्टली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो करियर काउंसलिंग का है। मैं अब एजुकेशन को, इस चीज़ को जानने के लिए फिर मैंने क्या किया, जब मैं इसमें आया तो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया। टू नेम अ फ्यू, देयर इज़ BNU, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, उसके काफ़ी डिपार्टमेंट्स हो गए, देन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हो ठीक। गए। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया जानने के लिए कि मसला क्या चल रहा है। मुझे जो तैमूर बुखारी को जो चीज़ें फेस करनी पड़ी, और मैं हिट एंड ट्रायल करते करते अपने 30s में पहुंच गया, और मैंने जाके देखा कि मुझे इत्मीनान अभी मिल रहा है, तो क्या वही चीज़ें मैं लोगों को बता दूं, उनको बता दूं कि वो जो है ना असल चीज़ें ये थी। हमारा मसला ये है फ़ारूक साहब कि हम उन लोगों से मोटिवेशन या उन लोगों से मशवरा ले रहे हैं जो नाकाम हो चुके हैं। वो आपको नाकाम होने के तरीके बताएंगे कि ऐसे ऐसे करोगे तो नाकाम हो जाओगे, ऐसे ना करना। डोंट्स बता रहे हैं, डूज तो आपको बता ही नहीं रहे। आपको तो पता ही नहीं है करना क्या है। अब जो भी कैंडिडेट आएगा आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए, मेरे पास मिलिट्री वाला है या जर्नलिज्म वाला है, तो आपके पास जर्नलिज्म वाला आएगा तो आप उसको बताएंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। बिल्कुल ठीक। आप एक ऐसे इंसान के पास चले जाए जिसने कभी जर्नलिज्म किया ही ना हो और उसे जर्नलिज्म स्क्रीन के इस तरह बैठ के देखा हो, तो वो कैसे गाइड करेगा? वो तो मुझे भी किसी ऐसी जगह भेज देगा जहाँ पे। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। तो यही हमारी कौम का मसला तो हो गया। आपने अब आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी मैं अपना इंस्टीट्यूट जहाँ चला रहा पे हूँ। लोग आते हैं CSS, सिर्फ CSS की तैयारी नहीं, CSS की भी है, PMS की भी है, वन पेपर की भी है, और करियर काउंसलिंग भी है। आई मीन अच्छा। मेरे पास आते हैं, मिलिट्री के लिए भी आते हैं, जनरल करियर काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। उनको मैं वैसे ही फ्री उनको गाइड करता हूँ। मेरे पास आते हैं अपनी लेके। जो एक्चुअली मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है कि जब आप बंद गली में चले गए तो फिर वो लोग मेरे पास आते हैं कि अब निकले कहाँ से। अच्छा, इसमें आप बताएं, ये बंद गली ना हमने फिल्मों में देखी है। जी मैं जानना चाहता हूँ नाम लिए बगैर, आप बताएं कि स्टूडेंट्स आपके पास आए जी। तो उन्होंने क्या सिचुएशन बताई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जी CSS करना बहुत बड़ी बात है जी और ये लोगों का ख्वाब है, और जी। मैंने लोगों को इस ख्वाब के लिए अपनी जान से जाते हुए देखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर इंडिया का बड़ा एक सीजन बना है, वो जी, पूरा बिल्कुल इसके ऐसे- ऊपर है। जी जी तो बिल्कुल हम देखें aspirants। लोगों की जिंदगियां कैसे वहाँ पे बिल्कुल ऐसे तबाह ही। हो जाती हैं, ऐसे ही और सारे तो नहीं कर पाते ये। ट्रू। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ स्टोरीज ऐसी बताएं जी। कि लोग आपके पास आए तो किस कंडीशन में थे और फिर क्या हुआ। जी एक स्टोरी ये है कि एक कैंडिडेट ने मुझे अभी इन्होंने इस दफ़ा क्वालिफाई किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2011 से तैयारी शुरू की हुई थी। ठीक है। यानी उनकी दाढ़ी नहीं आई थी जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, और अभी उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, और वो सारी ज़िंदगी में चले गए थे। उनके पास आखिरी अटेम्प्ट थी। उसने आके मुझे पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा सर बस हो गई जे, पूरा पाकिस्तान जन फिर लिया, मैं हुण एंड होगी मेरी ज़िंदगी दे, ना मेरे को नौकरी है,
ना मेरे को कोई चीज़ है, उसने पंजाबी में कहा। और देखा जी, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास कोई स्किल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आखिरी अटेम्प्ट है। और 13-14 साल से लगा हुआ है। मैं 13 यानी कि जब वो एफएससी कर रहा था उस टाइम से उसने तैयारी शुरू कर दी। माइंड बना लेना, आपने जैसे कहा ना कि वो हमारी जो है ना इंडो पाक के अंदर वो कॉलोनियल माइंड सेट है, तो हम करना चाहते हैं। खैर, जब वो आया और मेरे पास आया, वो आखिरी 3-4 महीनों के अंदर, मेरा काम होता है उनको राइट डायरेक्शन देना और उनको उस पर काम कराना। जो डिसिप्लिन मैंने मिलिट्री से सीखा वो मैंने कर दिया इम्प्लीमेंट यहाँ पे। मेरा जो इदारा, ये मेरी तरीका कार्य, किसी को भी ओपनली मैं बताता हूँ, अगर आपने अपने आप को ठीक करना, डिसिप्लिन हो जाए। मैंने उसको बिठाया, डंडा लगाया उसको, कोई बैठ जाओ यहाँ पे, और जब बैठोगे और ये काम करो, वो करता रहा, और जब क्वालिफाई किया उसकी तो आंखें खुल गई। उसने कहा कि ये हुआ क्या। ठीक है जी, यानी तो खानदान की भी वो सूरत-ए-हाल बदल गई होगी, सारा कुछ चेंज हो गया ना जी, क्योंकि वो तो सारे कह रहे होंगे तुम कर ही नहीं सकते, इस तरह की सारी बातें उसने सुनी होंगी। आप सर, जब ऐसा आदमी आपकी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपको यह कहे कि आप नहीं कर रहे, वो रॉन्ग नंबर है। बेशक आपके पेरेंट्स भी हैं, सॉरी टू से। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसा काम करने से रोक रहे हैं ना जो इमोरल है ना इलीगल है, तो वो ज्यादती कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई सीएसएस कर रहे हैं, ये कोई इमोरल बात तो नहीं है, कोई इलीगल बात तो नहीं है। सोचना चाहिए, अगर कोई इस तरह की आवाज आती है, बिल्कुल, तो आपको सिर्फ, आप 2 बातें आपने की, इमोरल और इलीगल। जी एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आप जो है ना अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं। और एक बात जो है ना, मैं एजुकेशन के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, हमारी एजुकेशन का मसला क्या है। अब आप, एक जो क्वेश्चन आता है बड़ा कि सीएसएस के हवाले से आपने कहा ना कहानी सुना है, मैं बताता हूँ कि परसेंटेज लो क्यों हो गई है। कभी 1% आ गया, कभी 2% आ गया, लो क्यों है। सर बेसिकली हमारा जो सीएसएस का रिजल्ट होता है वो रिफ्लेक्शन होता है हमारा एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से। आप 1971 का पेपर उठा के देखिए सीएसएस का, 2023 को उठाकर देखिए, 1971 वाला पेपर जो है कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इतना हाई स्टैंडर्ड का पेपर है वो, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो है ना, देखिए तो सही, स्टैंडर्ड लो हो गया। और 23 में आके वही पेपर बहुत लो लेवल का हो गया। यानी आप तो देख रहे हैं ना हर मर्तबा। जी एग्जैक्टली, आप खुद कोई भी देख ले, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो आपके सुनने वाले हैं, मिलियन सुनने वाले हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो खुद उठा के देख ले, इंटरनेट पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। रीजन क्या है, अब जब से बीएस सिस्टम आया, हमारा सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम जो हो गया वो उस पे हो गया, नोज डाइव कर गया। उसकी रीजंस क्या है। एक तो हमने पूरी की पूरी कॉम को स्किल सीखने पे लगा दिया, स्किल सीखे जी, वो जी जेफ बेजोस जो है ना, उसने ये कर लिया, वो एक दुकान लगाता था। ठीक है जी, जो मार्क जुकरबर्ग है वो ड्रॉप आउट है जी। मार्क जुकरबर्ग से ड्रॉप आउट है हार्वर्ड का। हाँ, पहले हार्वर्ड तो जाओ, हार्वर्ड का एडमिशन ले लें, जाओ भी ना, आप एडमिशन ले लें, आप ड्रॉप आउट छोड़ दें, तब मैं मानूंगा। आपका यहाँ पर आपके लोकल यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, वहां पर एडमिशन होता नहीं है, और आप बात कर रहे हैं उनके कंपैरिजन की। ये तो एक सवाल बहुत आता है जी कि हम यूनिवर्सिटियों में पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्त यहीं पे बैठ के भी गए, ऐसे यूनिवर्सिटियों में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, डिग्रियों में कुछ नहीं पढ़ा, इस तालीम में कुछ नहीं पढ़ा, बाहर जाएं और 1 साल का 2 साल का कोर्स करें और कोई स्किल सीखें और घर बैठ के लाखों डॉलर कमाएं। ये एक नॉर्मल अब चीज़ है सोशल मीडिया पे, और यही इस टाइम लोग कर रहे हैं काम कि कम। आप क्या समझते हैं कि क्या ये दुरुस्त नहीं हो रहा? सर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो रहा। अच्छा, क्या होना सर देखिए, मैं अपनी रिसर्च बता देता हूँ। मैं रिसर्च कर रहा था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, या जो यूट्यूब वीडियोस को आप बात करें, चैनल्स की बात नहीं करते, वो वीडियोस है जिसपे लाखों डॉलर कमाने के आसान तरीके बताए गए। यानी सबसे ज्यादा वही कंटेंट देखा जाता है जिसमें आसानी से लाखों डॉलर कमाने जाता है। एग्जैक्टली। अब उसकी क्या, उसके एंटीथेसिस क्या है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। क्या लोग जो है, क्या इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग करके उसने ज्यादा तरक्की की, या एक मोटर मैकेनिक ने की? मोटर मैकेनिक बनना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। फिर तो आप पूरी कौम को लेबर पे लगा रहे हैं, फिर चाइल्ड लेबर भी करवाइए, फिर मैं अपने बेटे को दर्जी भी बनाऊंगा, फिर मैं अपने बेटे को, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टाइलिस्ट बनाना है तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी, और डिग्री वैसे करनी पड़ेगी जैसे डिग्री करने की शर्त है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज गए और आप बंक करके आ गए और आधी स्किल सीख ली, आधी कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फैज वाला जो है। तो ये जो हमारे अंदर ये ट्रेंड आया हमारे मुल्क के अंदर, इसी ने ही हमारी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद। अच्छा, इसकी आप देखें ना, यूनिवर्सिटी में बच्चा गया, 4 साल की उसने ऑनर्स की डिग्री की, जो आजकल आम है, एफए किया, एफएससी की, उसके बाद चला गया। उस डिग्री करने के बाद अब हमारे यहाँ मोटिव क्या है एजुकेशन का? कहते हैं पुत्र नौकरी चंगी लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसी है, बिल्कुल ऐसे। 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है उसके पास कोई जॉब नहीं होती, तो फिर तो ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो ठीक साबित होते जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक बंदा है, वो 6-8 महीने में बैठता है अमेज़ॉन ये वो करने के बाद अपने घर के बाहर लाके गाड़ी खड़ी करता है, या वो यूट्यूबर बनता है, जाके कहता है जनाब ये देखो मेरा बड़ा घर। तो अब कौम किसकी बात माने और किस तरफ जाए? सर ज़्यादा पैसा यूट्यूबर कमा रहे हैं, यूट्यूब कमा रही है।
यूट्यूब को मारी। तो यूट्यूब कमाने वाला जो है ना, कोई स्किल वाला नहीं था वो, हम्म, ठीक है जी। वो जो यूट्यूब वाली तरक्की है, जो सस्टेनेबल तरक्की है, वो पढ़ाई से आएगी, वो डिग्री से आएगी, वो राइट डिग्री से आएगी। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो इंडिया आईआईटी बना गया, इंडिया जो है ना। हाँ और जी। हमारे यहाँ सिर्फ अभी जो है ना सबसे ज़्यादा क्या बच गया, सिविल सर्विस बच गया, कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स कैसे होंगी कि जब आप डिग्री उस तरीके से करेंगे जैसे डिग्री करने की शर्त है। देखिए, किसी भी मुल्क का इंडेक्स उठाइए, तो आपने सारा जो बोझ है वो स्टूडेंट्स पे डाल दिया, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं? नहीं नहीं नहीं, दोनों। मैं एज ए टीचर जब जाता हूं तो मैंने वहां पर, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, टीचर का पढ़ाने का दिल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट का पढ़ने का दिल नहीं है। ओके। स्टूडेंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल, आपको पता है कि हर स्टूडेंट जो है ना मोबाइल क्लास में लेके बैठा हुआ है। हाँ जी। कॉल आ गई जी, किधर जा रहे हैं जी, इमरजेंसी कॉल आ गई। क्या इमरजेंसी करानी है आपने? कौन सी सुलह करानी है यूएसएसआर की और रशिया की और अमेरिका की? कोई इमरजेंसी नहीं है। स्टूडेंट तो हमारा पहला काम जी। तो पढ़ना है। हमारा काम है डिग्री हासिल करना। स्किल सीखेंगे डिग्री के बाद, या स्किल होगी तो वो हमारा ये जो स्किल सेट है, ये जो हम अपनी लेबर बना रहे हैं, हम सिर्फ लेबर पूरी दुनिया में भेज देंगे, हम साइंटिस्ट कभी भी नहीं भेजेंगे। अच्छा, और अगर ये मॉडल कैसा है कि आप, जैसा हम अपनी ही डिग्री में कर रहा था और उसके साथ अपने ही उसमें काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूं कि जाएं प्रैक्टिकल वर्क लें। ये नहीं कि आपके कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, वो तो एक शॉर्ट टर्म है। आपने मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनका जो है ना यूट्यूब से उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए। आप पूरे 25 करोड़ आवाम में से चंद लोग, 25 करोड़ में से मेरा ख्याल है 100 होंगे। 100 होंगे। और तो इसी तरह अगर आपने हमारे एंकर भी गिनने हैं जी, अगर आप जिनकी 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह जी, होगी तो जी। मेरे ख्याल में 50 लोग होंगे। तो आप पूरे 25 तो करोड़ सर अंदाजा के लगा लीजिए, 50, तो इससे अंदाजा ज्यादा लगा नहीं लीजिए। है। किसी भी मुल्क की तरक्की का आपने अंदाजा लगाना है, वो सिनोनिमस होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। यूनिवर्सिटीज का मकसद होता है रिसर्च करना और उसकी बेस पे डेवलपमेंट होना। अमेरिका टॉप की कंट्री है एजुकेशन के हवाले से, उसको देख लें। यूनिवर्सिटीज कहाँ पे आएंगी? अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है जी। सबसे आगे होगा। चाइना की यूनिवर्सिटीज बहुत आगे चली गई क्योंकि R&D में आगे आ गया। हमारी यूनिवर्सिटीज क्या है? सबसे नीचे हैं। तो हम क्या करेंगे जी? हमारी डेवलप भी नहीं है। हम इंडिया की यूनिवर्सिटी कहां पर चलेगी? IIT। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए सर, पैसा कमाना और पूरे मुल्क की मईशत चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला पैसे का ना, हमारे यहाँ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ लोग गरीब हैं। लोग कहते हैं चाचा के बेटे ने ये कर लिया। अब ये जो सब लोग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं? कि ख़ानदान के किसी दूर दराज बंदे ने किसी कर लिया, तो अब कहते हैं यार इसके बाद ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक मतलब ये पेपर पास कर लो किसी तरीके से, उसके बाद गाड़ी आपको मिल जाती है, नौकर मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, बाहर के टूर्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चा क्या करे? आप तो एक गाइड भी करने वाले हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। देखिए, बच्चा क्या करे? उसके लिए बेस्ट क्या है? उसका इंतखाब वो कैसे करे? किसी काउंसलर के पास जाए, खुद से पूछे, क्या करे वो? यार सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए वो चाहता क्या है। हमने एजुकेशन को सिर्फ उसका एक पर्पस रख दिया कि एजुकेशन का पर्पस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। ठीक है, अब पैसा कमाने को तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे तरीकेकार हैं। मुझे दुख उस बात का होता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ ने प्रॉपर्टी डीलर्स को बुलाया होता है कि ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलर था, इसकी कोई के वो हो गए, और वहां पर जाके वो लेक्चर दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो रहा है प्रॉपर्टी डीलर का कि तुक्का लगा, ये तुक्का लगा, ये उसकी मेहनत चली और एक आदमी ने पैसा कमा लिया। आप लेकिन उसकी भी तो अपनी एक्सपर्टीज होंगी, किसी उसमें एक्सपर्टीज होंगी, वो अपने अपने फील्ड में जाकर दे। यूनिवर्सिटीज आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर ओवरऑल ही किसी प्रॉपर्टी डीलर को बुला ले कि इसने अरब कमा लिए हैं और इस बुनियाद के ऊपर वो वहां पे बोल रहा हो, तो सब लोग ही इजी मनी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब इजी मनी की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि 99.9% लोग पीछे रह जाएंगे। एक आदमी जो नेग्लिजिबल होगा, उसको तुक्का लग गया, वो आगे चला गया, तो वो बाकी सारे पीछे रह गए, तो मुल्क पूरे का पूरा पीछे रहेगा। और लोग कहेंगे कि यार पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो ये भी तो अनपढ़ था। एग्जैक्टली। लोग मिसाल देते हैं कि मलिक रियाज है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जनाब पूरे पाकिस्तान में उनकी दौलत है, असर वसूख है, ये तो सारे मलिक रियाज बना दें। तो आप कहते हैं ये अच्छा मॉडल नहीं है। आप इलॉन मस्क को देख लें, इलॉन मस्क को देखें। आप इलॉन मस्क का मॉडल क्यों नहीं देते? आप जो है ना हार्वर्ड के उनके मॉडल क्यों नहीं देते? आप कहते हैं उसकी जो है ना इसकी मार्क जुकरबर्ग की मिसाल दें। आप तमाम उन लोगों की मिसालें दें, वो कहाँ के पढ़े हुए हैं। आपके तो हॉलीवुड एक्टर्स हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी एकेडमीज देखिए। एजुकेशन यानी वो फिल्म उधर पढ़ते हैं, जाके एक्टिंग वहां पढ़ते हैं, एक्टिंग वहां पढ़ते हैं, और फिर देखिए वो वही टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। अमेरिका, इंडिया के अंदर सिविल सर्विस का रुझान पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सिविल सर्विस के पीछे क्यों लगाया हुआ है? कॉलोनियल मेंटालिटी है। मैं उनको यही बात करता हूँ कि जॉब्स नहीं है,
ठीक है जी। जॉब्स कैसे होंगी कि जब आपने सारों को प्रॉपर्टी डीलर, सारों को आपने मोटर मैकेनिक, सारों को जो है ना आपने बना दिया, एक जो है ना आपने दर्जी बना दिया, आपने रिसर्च की ही नहीं। उनमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, वो बने, लेकिन वो बने, लेकिन पूरी कौम को सर्व ना लगे। कौम ना बने ना, पूरी कौम फिर सारी हम लेबर बन जाएंगे, सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, ना कभी रिसर्च होगी, ना कोई डेवलपमेंट होगी, ना कुछ होगा। और यूनिवर्सिटीज को भी सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशंस बने हुए, ठीक है, उनको पता है कि हम थोड़ा सा बच्चे को कुछ कहेंगे तो बच्चा यहाँ से नहीं चलेगा, उसको वो करेंगे। सो दैट इज व्हाई द नीड ऑफ द आवर इज दैट राइट डायरेक्शन। कौन से लोग हैं जो सीएसएस कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर सकते? तमाम लोग कर सकते हैं। सीएसएस वो कर सकता है, मेरे पास 3rd डिविजनर भी सीएसएस करके गए और बोर्ड के टॉपर भी फेल हो गए। सीएसएस अच्छा। वो कर सकता है जिसके अंदर 2 एबिलिटीज होंगी, एक उसका इंग्लिश का रिटन एक्सप्रेशन ठीक होगा, ठीक है। और ठीक होने के लिए क्या मतलब है, आप यकीन जानकर हैरान रह जाएंगे, जो मेरा एनालिसिस है इतने सालों का, कि अगर उसको मैं कहूं कि माय बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिख के दे दो और वो मुझे एक पेज पे लिख दे और उसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो दैट काफी पर्सन है। ही और शी इज रेडी। ये कितनी तो बड़ा अंग्रेजी आसान चाहिए, है। लग आसान रहा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट नहीं लिख पाते। 99.9% नहीं लिख पाते, अच्छा, नहीं लिख पाते। आप लिखवा लीजिए, तो इसका आप सर्वे हमारा करवा हमारा लीजिए। जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहां तक लेके नहीं जा पाता। सर देखिए, पहले था एनुअल सिस्टम, 2 साल का बीए होता था, आपको पता है बीए पास करना हमारे जमाने में बड़ा वो होता था। और इसकी इंग्लिश जो है ये भी इंग्लिश सीएसएस की इंग्लिश की तरह थी। ट्रू। अब क्या हुआ कि हर किसी बच्चे के पास आगे डिग्री, उसमें एक फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स होता है, और बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं आइडिया तो दे दिया आपने, और लैंग्वेज का क्या है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप उर्दू में लिख दें, उन्होंने उर्दू में भी नहीं लिखना आया। देखिए, हमने हर चीज़ जो अच्छी चीज़ थी उसको अपना दुश्मन बना दी। हमने कहा कि इंग्लिश क्यों सीखें, हम उर्दू सीखें। आप उर्दू सीख लें, लेकिन आपका एग्जाम अंग्रेजी में है, तो फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो कोई आप बुरी कह रहे हैं बात कि नहीं। एक तो हो गया कि इंग्लिश जी। उसकी बेहतर हो, मुनासिब हो, जिसको बाद में पॉलिश जी। किया जा सकता है। और जी। दूसरी चीज़ वो कंसिस्टेंट हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी। बस आप एक ऐसे कैंडिडेट को दे दें मुझे, ठीक है, 4 से 6 महीने के लिए, जिसकी अंग्रेजी ठीक हो, डू डस की मिस्टेक्स ना हो, और वो लिखना जानता, बोलना भी ना जानता हो, बोलना ना आती। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आती होगी तो मैं जो है सीएसएस कर जाऊंगा। लिख सके, माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले एक पेज के ऊपर। अगर उसकी नहीं है, 4 महीने के लिए दे दें, उसकी जो मर्जी क्वालिफिकेशन है, बीए पास है, कम से कम बीए पास ही होता है, जिसमें डिग्री की हुई है, आप देखें फिर उसके क्या रिजल्ट। अगर वो फेल भी होगा, ऐसे में 3 चांसेस होते हैं ना, कभी होता है एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं था, ऐसे में फेल कर दिया, वो फेल भी होगा तो बहुत अच्छे नंबरों से फेल हुआ होगा, उसको आइडिया होगा कि कैसे वो कैसे होता है। सर कंसिस्टेंसी, मेरा काम है उनको पकड़ के बिठाना वहाँ पे, उनको कहना, और फिर उनको मोटिवेट करते रहना कि तुम कर सकते हो। नहीं, बेसिकली आप जादू क्या करते हैं? 400-500 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास से गए, पढ़े और सीएसएस कर गए। रेशो क्या रही? लोग नाकाम भी तो हुए होंगे। जी जी, बहुत लोग नाकाम होते हैं, लेकिन मैं उनके मुंह पे कहता हूँ, नाकाम में से चंद ऐसे हैं, देखिए चंद ऐसे होते हैं जो लक की वजह से नाकाम हुए। अच्छा, 90% लोग अपनी वजह से नाकाम हुए, उनको पता होता है कि क्यों नाकाम। कोई बच्चा आपके पास आया जिसने कहा बुखारी साहब आपने तो ये कहा था लेकिन मैं फिर भी नाकाम हो गया? हाँ, वो उसकी रीजंस क्या हैं, आप उनका जो अगर पीछे रिकॉर्ड उठाएं, वो इनकंसिस्टेंट रहा होगा, ठीक है, उसने कुछ किया होगा। 10% वो भी हैं जो लक फैक्टर में हो गए, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट से वो नहीं कर सके। आपकी नजर में था कि यार ये तो निकल जाएगा, लेकिन वो उनकी निशानियां क्या होती हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, बाकी 11 सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया होता है। ठीक है, तो ये फिर लक वाला ही आ गया ना उसके। तो आपके पास ये जो बच्चे हैं, इनमें ज्यादा लड़कियां आती हैं या लड़के? नहीं, दोनों आते हैं, लेकिन हुआ क्या कि लड़कियों का रुझान जो है ज्यादा हो गया। अभी पिछला बैच जो गया उसमें से 50% पुलिस सर्विस के अंदर लड़कियां हैं। पुलिस सर्विस का जो बैच आया पिछला, जो अभी 51st कॉमन, पहले ऐसे नहीं होता होगा। पहले कम तादाद थी लड़कियों, अब ज्यादा हो गई। वो तो पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स भी हमारे चेंज हो गए, तो इस वजह से आना शुरू हो गए। लेकिन ज्यादा बेहतर इसमें दोनों ही ठीक। दोनों ही ठीक है, दोनों इक्वली। ये जो सीएसएस है ये एक बला है पाकिस्तान के अंदर। इसको एकेडमीज जो हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या इसके चार्ज वगैरह करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जी ये 2-3 माह का ही लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जी ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम बेचते हैं खौफ का बिजनेस। मेरे पास आएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं उनको कहता हूँ घर बैठ के तैयारी करेंगे, वो भी कैसे करनी है ये तैयारी कर लीजिए। अच्छा, मेरा काम पढ़ाना नहीं है। मैं पढ़ाता तो हूँ, लेकिन आई मे नॉट बी ए गुड टीचर, बट आई एम ए वेरी गुड मेंटोर। मैं उनको फोकस्ड रखता हूँ। मेरे पास देखिए,
काम वो करेंगे, मेहनत वो करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आई टेक द क्रेडिट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बिल्कुल। मेरा काम उनको ये होता है कि उनको मोटिवेट रखना, उनको थोड़ा डांट भी देना, उनको धक्का देना, पुश करना, जहाँ पे वो डर जाए उनको सपोर्ट भी करना, ये मेरा काम है। मेरे साथ जो लोग होते हैं, आपने इंटरव्यूज भी किए और वो देखा आपने, मैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं हो सका, सो कॉल्ड प्रोफेशनल नहीं बन सका, जो स्किल्ड सीखे हुए हैं वो सो कॉल्ड प्रोफेशनल नहीं बन सका। मेरे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ पर्सनलाइज्ड है, उनके साथ मेरे पर्सनल रिलेशन, देर लाइक अ फैमिली टू मी। मैं आज भी उनको कहूँ, बात करूँ तो वो उनके साथ वही फैमिली वाला रिलेशनशिप है। तो हम पर्सनल लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं, मैं उनके साथ मैं तैयारी कर रहा होता हूँ। जब वो तैयारी कर रहे हैं, हम इकट्ठे मिलकर तैयारी कर रहे हैं, रिटन की भी और इंटरव्यू की भी। तो इस वजह से क्या होता है कि रिजल्ट जब आता है तो वो जब बात करते हैं तो वो आपको इंटरनली फील होता है कि ऊज आउट कर रहा है कि आपका कनेक्शन था उस मेंटोर के साथ। लेकिन तो अब इस वजह से इतनी एकेडमियाँ शहर के अंदर हैं और इतने पैसे लेते हैं ये लोग, हम्म, और स्टूडेंट तो मेरे ख्याल है चंद एक ही पास होते हैं, जी ऐसे ही, और वैसे ही अभी रेशो ऐसे, तो बिल्कुल कहाँ बहुत जा कम हो रही गई। है। जी जी ऐसे ही। तो इतनी जो आपको क्या लगता है कि एक तो कारोबार भी ये बना है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको ऐसे आर कोई नहीं है अब नहीं, कारोबार बिल्कुल कहने में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लोगों का रिस्क वाबस्ता है, लेकिन आपने कहा कि ये खौफ का कारोबार है जी ऐसे ही है। कि मेरे पास आएंगे तो बचेंगे, मैं अदरवाइज एक आपको बताता हूँ, कहीं भी चले जाइए, जी मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाइए, देखिए लाहौर पहुंचने के इस्लामाबाद से कई तरीके हैं। ठीक, आप हेलीकॉप्टर से आ जाएं, प्लेन से आ जाएं, जीटी रोड से आ जाएं, मोटरवे से आ जाएं, रुक रुक के आ जाएं, जी ठीक। आपने लाहौर आना है, कोई एक तरीका अपना लीजिए, मेरे पास अपना लीजिए, XYZ के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन बैठ जाइए। हमारे क्या करते हैं, कभी फुदकते हुए, कभी उस डाली में बैठ गए, कभी उस डाली में बैठ नहीं गए, नहीं वो कभी सही नहीं, वो सही है, वो वो सही। हाँ वो सही। बस ये कंपैरिजन इंस्टेड ऑफ के प्रिपेयरिंग, आप कंपैरिजन करते, टीचर्स को जो है ना वो कर रहे होते हैं कि वो उसने क्या पढ़ाया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। छोड़ दीजिए, अपना माइंड सर्व कीजिए याद करने पे, लिखने के ऊपर। कितनी देर लगती है CSS की तैयारी करने में, अगर एक बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन की है, बच्ची है? मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी मेरी एक स्टूडेंट, काफ़ी सारे 2-4 पास हुए हैं, जिन्होंने सितंबर 17 को ज्वाइन किया था मेरे पास लास्ट ईयर, 1 फरवरी को पेपर थे, वो पास हुए हैं। और अभी मैंने एग्जांपल दी 11 साल वाली, वो भी पास है। तो टेन्योर मेरे पास जो है, सितंबर वाले सारों को पता है, मेरे सामने आप आके देख लेंगे कि 4 महीने से लेकर 10 साल तक का जो है ना, इसके दरमियान होगा। कोई 4 महीने से 10 साल तक। लेकिन वो सारे आपके पास तो नहीं, वो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद। जी ऐसे ही है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास 4 महीने के लिए आएंगे, मैं डायरेक्शन दूंगा, लेकिन इन जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं, इनके अंदर एक चीज थी, इन्होंने जो मैंने कहा, इन्होंने कोई लेफ्ट राइट नहीं देखा, वही किया। या किसी और के पास भी गए, लेफ्ट राइट उन्होंने कहा, कुछ नहीं देखा। दे हैड फेथ। जब फेथ कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी ठीक थी, आपने थोड़ा सा किया, पढ़ा, उसको जाके पेपर दे दिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो CSS में तो कहीं पे वो जाके कहीं पे कोई सफारतकार बन जाएगा, कोई ऑडिट में चला जाएगा, कोई DC बन जाएगा, तो उसकी इंजीनियरिंग का या उसके MBBS का तो फायदा कोई नहीं होता किसी को। बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं एजुकेशन के हवाले से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल। उसके अंदर जब आप और मैं FSC के अंदर थे, तो हमारे पास कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर के अलावा कोई प्रोफेशन था? हमें कहा गया कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे तो तुम नाकाम तरीन हो, बायो पढ़ लो या मैथ पढ़ लो। और जो स्कूल कॉलेजेस थे, वो भी करियर काउंसलिंग क्या दे रहे थे, ये बायो रखनी है, मैथ रखना है। और हम जैसे लोग जो ये नहीं कर रहे थे, हमें लगता था कि वो दुनिया के नाकाम तरीन लोग हैं, क्योंकि हमारा तो मेरिट नहीं बना, ये हम उस पर नहीं कर सके। ऐसे ही होता ही है। करियर काउंसलिंग का लैक ने क्या किया, उनको डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया। वो थे तो ज़हीन बचे, लेकिन जब वो डॉक्टर, ऑप्शन दो ही थी, वो जब डॉक्टर इंजीनियर में गए, उनको पता लगा कि यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, ये तो बस सामने आ गई और मुझे मुझे दूसरे तीसरे साल में एहसास हुआ, तब उनका दिल ही नहीं लगता। ना वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, ना वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो फिर वो अब अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करते हैं। अल्टरनेटिव उनको पहला नजर आता है CSS। और वो ज़हीन है आगे वो आराम CSS आते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, पढ़ाई की आदत होती है, वो कर जाते हैं। मसला ये है कि FSC के बाद, यानी कि हमारे इंटरमीडिएट के बाद, हमने एक क्रिकेटर को डॉक्टर बना दिया, एक इंजीनियर को डॉक्टर बना दिया, या डॉक्टर को इंजीनियर बना दिया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जहां पढ़ाने जाता हूं, वहां पर जाकर मैंने पूछा कि अगर आपको
अगला मौका मिले, दोबारा मौका मिले, तो क्या आप इस डिग्री में आएंगे? इकोनॉमिक्स वाले हैं या मास कम्युनिकेशन वाले हैं, 90% लोग कहते हैं हम इस डिग्री में नहीं आए। यानी आपने जिस डिग्री में वो पढ़ रहे थे जिस डिग्री में पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं से जाकर पूछा, उन्हीं से पूछा, तो तो आपने उसी में नहीं आना 90% चाहते थे? आप सर्वे करवा लीजिए, आप अपने स्टूडेंट्स जो मुझे सुन इसका रहे होंगे। मतलब है कि या वो पेरेंट्स की वजह से आए हैं, या जी। वो खानदान के किसी प्रेशर, सोशल प्रेशर, या उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। जब वो अंदर घुसा है तो पता चला 3 सेमेस्टर गुजर गए हैं, लेकिन ये करना नहीं था काम। अब वो वापस भी नहीं जा सकते। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ, एक्चुअली मेरे साथ हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा, आपको पता है डॉक्टर कि क्यों किया? लड़कियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बाबा ने कहा था, लड़कों ने कहा था, मामा ने कहा था। मामा का ख्वाहिश थी, के बाबाज के वो जी। गर्ल्स और मामाज बॉयज़ जो है ना वो हो गए। फिर मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा था। तो मैंने पूछा, कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट कॉलेज तो के मशहूर है अपने सोशल साइंसेस के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, के अदब के लिए। तो ये इंजीनियरिंग वाला तो मेरे लिए भी न्यूज़ थी। मैंने कहा इंजीनियरिंग की तरफ क्यों हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग? उन्होंने कहा जी यूईटी में एडमिशन नहीं हुआ था तो हम यहाँ पे आ गए। मैं फिर और यूनिवर्सिटीज़ में गया, यहाँ पे क्या, उन्होंने कहा जी और कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो एक डॉक्टर या इंजीनियर जो हाफ हार्टेडली डॉक्टर या हाफ हार्टेडली इंजीनियर है, तो बेहतर नहीं है कि वो सिविल सर्वेंट बन जाए? सही है। एक बात और इसमें, खुद आपने भी ये काम किया कि ये पेपर देते हैं और पास हो जाते हैं, कहीं किसी भी कहीं पे हो जाता है, इनका काम हो जाता है, ऑडिट में चले जाते हैं, इनकम टैक्स में चले जाते हैं। फिर इनको थोड़ा सा होता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बनना था, सीधा पुलिस में जाना था, या मैंने तो जाना था, 10 सफारतकार बनना था, तो मैं किधर आ गया हूँ? तो पोजीशन मैंने अच्छी लेनी। बल्कि मेरे पिछले सालों में तो चंद एक का मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, आपका पता नहीं है। ज़्यादातर जो पोजीशन ले रहे थे वो रिपीटर थे, ऐसा ही पहले वो कर चुके थे। जी, ऐसे। तो क्या ये सिस्टम ठीक है या इसमें कोई फ्लॉ है? नहीं, ये सिस्टम तो ठीक है। देखिए, बेसिकली हम सीएसएस जब कर रहे होते हैं तो हमें 2-3 ग्रुप्स ही नज़र आ रहे होते हैं, बाकी को तो हमें पता ही नहीं होता। देखिए, हम या पुलिस सर्विस, क्योंकि वो इंटरेक्शन विद द पब्लिक हो रहा होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, जिसको आप ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएसपी अब उसके अंदर आ गया, या हमें जो है ना फॉरेन सर्विस का पता होता है। तो हम बेसिकली जो कर रहे होते हैं उसके लिए कर रहे हैं। जब वो नहीं हो पाता तो वही सरगोशियाँ हमारे कानों में आती हैं कि तुम तो नाकाम हो। यकीन कीजिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो हैं, जो इन सर्विसेज में भी हैं, खुश वो भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो उनके भी वो अच्छा, वो खुशी का क्या लेवल है मैं बताता हूँ। वो सेटिस्फेक्शन, वो कौन लोग हैं उनके कानों में भी कभी उनकी अच्छी पोस्टिंग नहीं हुई, कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, डिपार्टमेंट तो अच्छा आ गया, डिपार्टमेंट अच्छा आ गया, कभी ये नहीं हुआ। तो ये फितरत इंसानी है बेसिकली, कि हम जो है ना वैसे ही जो चीज़ मिल जाए हमें नई की नई तलाश होती है। और अक्सर जो है उसके अंदर मेरे ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके जो साथ वाले पीयर्स हैं ना, वो आपको कभी भी ये नहीं होने देंगे। मेरे साथ वाले मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि मैं कामयाब नहीं हूँ, ठीक है, हैविंग अचीव्ड एवरीथिंग। तो मेरा भी दिमाग में ये चलता रहता कि कामयाबी तो कहीं और है, कामयाबी तो अभी तो वहाँ पे है, वो कामयाबी तो वहाँ पे है। तो फिर वो इंसानी जो फितरत है वो आपको कर रही होती है बेसिकली। और इन ग्रुप्स के अंदर क्योंकि सोशल रिकग्निशन ज़्यादा होती है इनके अंदर, और सीएसएस का प्राइम मकसद जो है वो सोशल रिकग्निशन होता है, तो इस वजह से ये वाले ग्रुप्स। अच्छा, एक आम तासुर है और टैग लगा हुआ है इन लोगों पे कि यार ये तो बाबू लोग हैं, और इनको तो तरबियत को दी जाती है जब ये अकेडमीज़ में जाते हैं कि यार आपने फ़ाइल इस तरह से ख़ुद नहीं उठानी, आपने पीएन को बुलाना है, ये है वो। ये तासुर कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक गलत है? बिल्कुल गलत, 100% गलत। देखिए, आई हैव बीन ट्रेन्ड इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, आई हैव बीन ट्रेन्ड इन सिविल सर्विसेज एकेडमी, कहीं पर भी ये नहीं सिखाया गया। वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल इतना नहीं उनके साथ घुल मिल जाना। ये आपने बड़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी होंगी, मैं आपको फ्रॉम हॉर्स माउथ बता रहा हूँ, मेरे तमाम बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। तो ये कम जिनमें आ जाता है, ये कहाँ से आता है? वो मैं बताता हूँ। सिविल सर्विस सिखाई जाती है, कैसे लोगों को सर्व करना है, कैसे करना है, लोगों की जो है ना वो कैसे उनकी जो है ना बातें सुननी है, आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्ट कैसे करना है। कोई इस तरह की बात, ये कैसे हो सकता है कि एक तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर ये कराया जाए कि मैं बैल दूंगा तो मुलाजिम आ जाए? कभी भी ऐसी बात नहीं होती। अभी के लिए तो उन्होंने मुलाजिम भी नहीं दी है, जो है ना अभी जो नई सिटी नया है उनको मुलाजिम भी नहीं देगा, अपना काम खुद करना है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, ये बेसिकली मिथ्स हैं। ये उन लोगों की मिथ्स हैं जिन्होंने सीएसएस को उस तरीके से देखा। जैसे आप जर्नलिज्म का कोई दूसरे तरीके से देखे, जर्नलिज्म जी तो जो है ना ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा कि आपके जो जर्नलिज्म के पीछे आप ये खबर जो ब्रेक करते हैं, कितने बड़े रिस्क होते हैं, कितना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, कहाँ से। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बड़ी मशहूर लाइन है जी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन
उसके साथ पावर के साथ एक और चीज़ भी अटैच है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो हमारा माशरा जो है वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोग जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो उस पावर करप्ट यानी कि बाबू बन गए चीज़ें। और आपको पता है, आप जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ होती ही वही चीज़ है जो कम हो। हाँ जी, जो आप कह रहे हैं ये कम है। जी कम है, बिल्कुल कम है। आप देखें सिविल सर्वेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता वे कम है, लेकिन वो इनिशियली कुछ जब आपके पास पावर आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाएगी आपके अंदर। अच्छा, अब ये एक और बात इसी पर, क्योंकि आपके तो बहुत से स्टूडेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी कुछ बनने वाले हैं, कुछ अच्छी पोस्टों पर मौजूद हैं। ये हमारा जो CSS करने के बाद 17 ग्रेड मिलता है जी, 17 ग्रेड। और इसमें सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है जिसको लोग लेना चाहते हैं? जी, अच्छा डिपार्टमेंट जो है, पहले टॉप पे जो सर्विसेज है, जिसका अगर मैं आपका जी। क्वेश्चन रिफ्रेज कर दूं, हाँ जी। हमारे पास जो पहली दो चॉइसेस होती हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस होती हैं। तो अच्छा, इन दोनों को भी जरा बताएं ताकि लोगों को समझ आए कि इन दोनों में क्या होता है। जी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जो आपने ACDC सुने होंगे, हाँ ठीक जी। है, ACDC आप वो देखते यहाँ से हैं, आते वो हैं। वहाँ यहाँ से आते हैं। ठीक है। पुलिस सर्विस के अंदर ASP आता है, वो SP होता है, SSP होता है, DIG, वो IG तक पुलिस जाता वाले है। हो गए। ठीक है। फिर आती है जी हमारे पास फॉरेन सर्विस और कस्टम्स। पहले पे ये दो थे, पहले दो हैं, और फिर अगली दूसरी चॉइस जो है ये भी ऊपर नीचे होती रहती है, फॉरेन सर्विसेज और कस्टम्स। ठीक है जी, अच्छा। पाकिस्तान कस्टम सर्विस। अब पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अंदर जिन लोग जो ट्रेड करते हैं उनको पता है कि वो क्या करते हैं, जिनों के वो जो एयरपोर्ट्स पे आपने सफर करते होंगे, कस्टम वालों हाँ को जी, आपको हाँ पता जी। होगा, जो है ना कस्टम जो वाले का सामान भी सरहद से बाहर जाना है, वो अंदर टैक्सेशन आना के है, बेसिकली सारा कुछ। FBR एक इदारा है। FBR के अंदर दो इदारे आते हैं, एक आता है जी हमारे पास इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जो हमारा इनलैंड के अंदर के टैक्सेशन का करता है, और जो बाहर की टैक्सेशन होती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं। रफली तौर पे हमारे पास कस्टम्स करते हैं। ठीक है। पहले सेल्स टैक्स उनके पास था, बाद में चेंज हो गया। और फॉरेन सर्विस के अंदर आप डिप्लोमेट होते हैं, सफ़ीर होते हैं, सफारतकारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप वहाँ पर जाते हैं। फिर ये जो होगी टॉप चॉइसेस हो गई, ठीक है, पहली पुलिस सर्विस और PAS जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, फिर ये आ गई। फिर इसके बाद आती है फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जी। और साथ में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स का तो हर किसी से वास्ता पड़ा होता है, ठीक है जी। और के ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अंडर आते हैं, यानी वो पाकिस्तान की ऑडिट भी करते हैं और अकाउंटिंग भी करते हैं। तमाम पाकिस्तान की चेक बुक उनके पास होती है, तमाम वो पैसे देना उन्होंने और उसका हिसाब किताब लेना, पाकिस्तान का सारा जो फाइनेंशियल मईशत है वो जो है ना, उनके हाथ अकाउंटिंग से जो है, चल हाँ रही जी, होती है। अकाउंटिंग जो है ठीक उनकी, है, वो उनके यहाँ चलाते हैं। फिर हमारे पास आती है कॉमर्स एंड ट्रेड। ये जो हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड है, ये हमारे वर्ल्ड ये ट्रेड सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पर, जो है ना हमारे जो टाउन में फाइनेंशियल सेंटर, ये यहाँ जितने सारा कुछ ट्रेड के साथ जो है हाँ ना, जी, कॉमर्स और ट्रेड के हवाले से होती हैं। देन हमारे रेलवेज का महकमा, पूरा रेल का सिस्टम चलाते हैं। और जो है ना, उसके बाद हमारे पोस्टल का महकमा है। पोस्टल का महकमा वो बड़ा ज़बरदस्त महकमा है, आपकी सारी पोस्टल सर्विस और पोस्टल इंश्योरेंस उनके पास होती है। देन हमारे पास एक ग्रुप है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, जो सेक्रेटेरिएट होता है इस्लामाबाद के अंदर, जो मिनिस्ट्रीज का ऑफिस मैनेजमेंट होती है वो सारे का सारा वो चलाते हैं, ठीक है, उनका होता है। और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपके PROs होते हैं, DGPR हो गए, ये वाले जो होते हैं। और हमारे पास एक ग्रुप है मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, जो ये कैंट बोर्ड वाले होते हैं। कैंट बोर्ड, जिस तरह लाहौर कैंट बोर्ड है, वाल्टन कैंट बोर्ड है, ये भी सिविल सर्विस के थ्रू आते हैं। और ये जो हमारे 12 ग्रुप्स है CSS के, इफ आई एम नॉट मिसिंग सम, तो ये हमारे 12 ग्रुप्स होते हैं। और इस तरीके से टॉप के वो थे जो पहले चार आपने मैंने, हाँ जी, वो बताया, बाकी फिर नीचे, बाकी फिर जो है। और पहली कितनी पोजीशन लेने वालों को चॉइस होती है कि वो इनमें से किसी का नहीं, चॉइस नहीं है, वो हर किसी का मेरिट होता है। देखिए अभी टॉप 10 के अंदर एक लड़की थी, उन्होंने 5th पोजीशन आई और उन्होंने पुलिस सर्विस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, और बाकी 9 ने रखा हुआ था जी पुलिस सर्विस को, उस पर PAS को रखा हुआ था। तो हर किसी की चॉइस वेरी कर रही होती है। अगर इसको यूं समझ लीजिए, अगर आप अपनी मर्जी का ग्रुप लेना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो आपको टॉप 30 में आना पड़ेगा। टॉप 30 में, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर पाकिस्तान से जो टॉप 30 में होते हैं वो अपनी मर्जी का ले सकते हैं, अपनी मर्जी का उनको मिल जाता है, उनको मिल जाता है। ठीक है। तो आपके पास तो बड़ी ही दिलचस्प कहानी, मैं खुद आपके जब पास आया तो वो डॉक्टर थी, 2 बहनें, जी, 2 थी या 3? 2 बहनें थी। उसने दोबारा क्वालिफाई कर लिया, उनमें से एक ने, उसकी 10th पोजीशन आई। हाँ जी। तो ये जो लोग आपके पास आते हैं तो वो तो बड़े अपने ख्वाब लेके आते हैं कि हमारी बेटी को किसी तरह से ऑफिसर बना दें जी, ऐसे। और फिर मैंने देखा कि हमारी बच्चियों को इसलिए भी करना पड़ता है कि इसको अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा, ये भी है इसमें? जी, होता होगा। ये जो है, देखिए एम्पावरमेंट जो है ना, वो विमेन की एम्पावरमेंट के लिए ये एक बेहतरीन जरिया है CSS करना। ठीक है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाती है, जब रिकग्निशन मिलती है तो फिर सारी चीज़ें आपकी अच्छी होना शुरू हो जाती है ना, आप जो मर्जी फिर मुआशरे के अंदर दे दें। इसी में एक बात और, वो इससे थोड़ा सा इसलिए कि आप चूँकि उस्ताद भी हैं, हमने देखा पिछले कई सालों में कई DCs ने सुसाइड किए, कई DIGs लेवल के लोगों ने किया। तो ये क्या है, यानी
मतलब लोग सोचते हैं अब किसी डीआईजी का लेवल क्या है पाकिस्तान में, या जी और इसी तरह कोई डीसी जो है वो शहर का बादशाह होता है। जी ऐसे ही, मेरे ख्याल उसकी एक इशारे से शहर में तब्दीलियाँ आती जी हैं। ऐसे ही। ये क्या मामला हुआ है, ये जो सुसाइड के केस आए, मैं इसलिए यानी आप तो ये जी स्पेसिफाई जी नहीं मैं कर रहा जी कि जी आप जी उनका बताएं उनका जी जी बताएं, जी मैं बताता हूँ। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं यार इतने बड़े ओहदे पे आके भी अगर इसको सुसाइड क्यों करना पड़ी। देखिए, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, हम्म, फेम कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ टैबू है, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक है। नहीं है, ठीक है। हर इंसान मेंटल इशू से गुजर रहा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आने के बाद मेंटल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपकी आइसोलेशन होगी, चीज़ें होगी, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे आगे कोई कहे तैमूर यार जाओ और थोड़ा सा ना तुम अपना मेंटल हेल्थ पे काम करो, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, मैं माइंड कर जाऊंगा। हाँ, मुझे लगता है हम सारे इस मसले में हैं, जी सारे इस मसले में हैं, ऊपर नीचे हो सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते, और जब रिकग्नाइज करते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। कि आपने उसके पास देखा कितना बड़ा ओहदा है, सर, बड़े रॉबिन बड़े विलियम्स, रॉबिन विलियम्स बहुत बड़ा एक्टर, उसने लेट 50s के अंदर नियर टू 60s सुसाइड कर ली। ये अभी हमारे ये हमसाया मुल्क में वो सुशांत जो हाँ जी, वो इतना देखिए, हाँ अच्छा जी करियर था एग्जैक्टली, उसका, उसका करियर अगर आप और मुझे देखें, हम कहेंगे सुशांत को या रॉबिन विलियम्स को, क्या उनके पास जरूरत है, क्या जरूरत है। पैसे भी वो हैं, फेम पैसे भी भी हैं, है। फेम भी है, और एसीडीसी से तो बहुत ज्यादा फेम है उनके हाँ पास। जी। लेकिन उसके लिए जो मेंटल हेल्थ है ना जी, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ जो है, उस चीजों के ऊपर हम उस पर काम नहीं करते। क्या करें, मतलब स्टूडेंट्स को इनके पास भेजें, हमारे यहाँ तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका। नई स्ट्रक्चर ना, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, करियर काउंसलिंग भी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और भी। ये रेगुलर आप और बच्चों को उनको करते करें, रहें और ताकि बच्चों को इतना वेंट तो दें कि वो आके आपको बताएं। इसमें एक मसला और भी तो होता है, हमारे बहुत हर किस्म के लेवल से आते हैं बच्चे और वो भी बहुत बड़े ओहदों पर जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी तो होता है कि हमारे कुछ ऐसे हैं ऑलरेडी, या तो बहुत अमीर हैं जिनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, या बड़े ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे इन ओहदों पर आए हैं। जब एक नीचे से आता है तो वो एक अपना कम्प्लेक्स भी साथ लाता है बच्चा। ये आम नहीं, हमारे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक, ये बिल्कुल भी एक जो तासुर है जो आपने कहा, और बड़ा ये मौसर तासुर है, ये बड़ा ये ना कि वो लोगों के बारे में सुनता है कि जो जो बड़ी फैमिली से आएंगे वो लेस लाइकली होंगे, उनके तो कॉम्प्लेक्सेस, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपके जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, जो लोअर क्लास से आ रहे हैं, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, अच्छा, वो इंतहाई अपराइट और जो है ना उस पर करने वाले हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूँ, अच्छा, लेट्स नॉट टू बी नेम्ड। हाँ आपकी बात दुरुस्त है, वो आप दूसरी उस पर आ गए। मैं तो, आपने ये कहा कि कौन आके उधर पैसे लेता है, करप्शन करता ना है। ना ना, मैं अच्छा, उनके कॉम्प्लेक्सेस बता रहा हूँ कि उनके अंदर कोई कोई दिमागी उनमें है ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। या तो इतनी सख्तियां पीछे से लेके आए हैं, हाँ क्यों ना कहे कि बस ठीक है हाँ जो जी, आगे जहाँ उनको पे। परवाह ही नहीं है कि मैं क्या पहना हुआ है, वो बस वैसे ही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और इंतहाई एफिशिएंट है। मैं उसकी, मैं पैसों की, मैं करप्शन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात करूँ मेंटल हेल्थ की। वो स्ट्रांग है, वो बेहतर है, वो बेहतर है, स्ट्रांग है, वो दोनों बेहतर है। ये जो करप्शन है ये तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला है जी। लेकिन अगर ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको लिंकअप करें, जो कि आपका मैदान है इसमें, तो ये कैसे इनको इससे दूर रखा जा सकता है, या कोई ट्रेनिंग्स होती हैं जब हम अकेडमीज़ में जाते हैं, या उससे पहले आप खुद कोई अखलाकियात के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर कुछ लोग आप काम करते हैं? सिर्फ ट्रेनिंग तो बिल्कुल होती है, लेकिन देखिए इट्स पर्सनल चॉइस, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए खबर वही चीज़ बनती है जो कम होती है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ करप्शन पे बात होती है, इनएफिशिएंसी पे बात नहीं होती। वो इनएफिशिएंसी अभी खुल के उस तरह से दिखाई नहीं जा सकती। एग्जैक्टली, यही बात करना चाह रहा था मैं। पैसे दिखा सकते हैं हम, ट्रू। हम जिस दिन इस मुल्क में इनएफिशिएंसी को क्राइम नहीं डिक्लेयर करेंगे करप्शन की तरह, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि ये लोग करप्शन कहीं करते हैं, मसला ये है कि काबिलियत नहीं है। काबिलियत, जब काबिलियत होगी आपके करप्शन की सारी चीजें प्लग इन हो जाएंगी। देखिए करप्शन कैसे होगी, मेरे पास कि अगर मैंने कोई के मैंने आपने लाइसेंस बनवाना है, आपने 100 लाइसेंस आ गए, आप मुझे 500 रुपये दे दें, मैं जल्दी बनवा देता हूँ। एक अफसर जो है उसने 100 लाइसेंसों पे साइन करने हैं, वो थक जाता है, वो कहते हैं 50 में कल करूंगा। अब कल आएगा तो 150 हुए होंगे, तो मेरे नीचे वाले को चांस मिल जाएगा कि वो उसको ऊपर रख देगा। आप एफिशिएंट होंगे, आप 100 के बजाय डेली 150 साइन कर दें, तो आपकी तो ऑलरेडी क्लब वो प्लग इन हो गई। तो ये क्या सहूलियात और मराहत क्या मिलती हैं एक पुलिस ऑफिसर जो 17 में CSS करके जाता है फौरी तौर पे, क्या उसको मिलता है? देखिए हर ग्रुप के अंदर वेरी करता, ठीक है, किस ग्रुप के अंदर, और फिर आपकी पोस्टिंग पे भी वेरी करता। अभी जो इस साल या पिछले साल जी में मैं बताता हूँ, अभी जो जाते हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है, अगर छोटे सिटी में जाएगा तो उसको घर भी मिलेगा, ठीक है, गाड़ी भी मिलेगी, फ्यूल भी मिलेगा, मुलाजिम भी मिलेंगे, ड्राइवर भी मिलेगा, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है।
ठीक है। पंजाब की हद तक तो बहुत अच्छी तनख्वाह है। ये 17 ग्रेड की जो 17 तनख्वाह ग्रेड होगी की जी, 17 कितनी है वो आजकल? डबल तनख्वाह हो जाती है। अभी जो सेक्रेटेरिएट में जो पोस्टेड है, यानी कि जो पीएमएस वाले हैं, ऐसे जो सेक्रेटरी, वो 150 प्लस ले रहे हैं। और जो दूसरे हैं ये मैं पीएएस की बता रहा हूँ आपको। ठीक वो है। दूसरे जो है ना, मेरे को 120 130 प्लस ले रहे होंगे। ठीक लेकिन है, आप लेकिन ये देखिए, कि मुनासिब तनख्वाह है जी जी, मुनासिब क्योंकि इसमें तनख्वाह आपको है। घर मिल गया, घर गाड़ी मिल मिल गया, गई, गाड़ी मिल गया, नौकर और भी मिल हाँ, गए। और आपको फ्यूल भी है। आपको पता है फ्यूल बहुत महंगा है। उसके बाद आपको मुलाजिम भी हैं आपके पास, और के ऑफिस भी आपको वो जाना है, तो आपको काफ़ी मुनासिब है और आपके इसी पास। तरह अगर आप पुलिस में जाते हैं तब भी आपको ये सारी पुलिस के मिल अंदर जाती भी है। यही है, गाड़ी भी है, घर भी आपको छोटे स्टेशन में मिल जाता है। लाहौर के अंदर अगर आप पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर तो लाहौर के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो फ्लक्स होता है। लेकिन जो दूसरे शहर होते हैं वहाँ पर आपको घर भी, डेजिग्नेटेड हाउसेज होते हैं, उनके बने ठीक हुए है। होते हैं, तो वहाँ पर आपको घर भी, गाड़ी भी, मुलाजिम भी, ड्राइवर भी, गार्ड्स भी, वो आपको मिल जाते हैं। और बाकी तनख्वाह भी आपकी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ हमारा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। ये उधर इंडियन इसे क्या कहते हैं? उसको आई यूपीएससी का सिस्टम हाँ, कहते हैं। एफपीएससी लेते हैं, हमारा यूपीएससी का आईएएस, उनके अलग अलग तो एग्जाम्स हैं। आपने उसको भी स्टडी किया? जी बिल्कुल किया। कि हमारा हम बेहतर हैं या उस तरह बेहतरी है? देखिए, हमने 1970s के बाद ना सीएसएस क्लब कर दिया। पहले हमारे पास होती थी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सीएसपी, जिसको आज भी कहते हैं। जी जी जी। वो सिर्फ होती थी पीएएस, ठीक है। और बाकी ग्रुप्स के अलग अलग एग्जाम होते थे। इंडिया में आज भी अलग अलग हो रहे हैं। हमने इस पे किए तजर्बे। हमने तजर्बे जब से किए, तो आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी का जो लेवल था वो भी नीचे आना शुरू हो गया। 60s की ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला आज की ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं किया जा सकता, फॉर व्हाटएवर रीजंस। ठीक है जी, बहुत सारे फ्लॉज हैं। आपको बहुत सारे सिविल सर्विस मिलेंगे जो कहेंगे मेल्टिंग पॉट है सिविल सर्विस, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताएंगे। हाँ, सारे यही कह रहे हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ ना। मेल्टिंग पॉट हाँ जी, है, मेल्टिंग काम पॉट खराब हो गया है। जी, मैं ये हम हो जब गया। गए सिविल सर्विस, ये तो मेल्टिंग पॉट है। 10 साल गुजर गए, आज भी मेल्ट तो हुआ नहीं। या तो मेल्ट हो जाए, या तो आप छोड़ दें, या तो आप छोड़ दें। कह रहे मेल्टिंग पॉट है तो आपके ऊपर लगे हुए। सर, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ऑफिसर्स को, इस तरह की इंडिया का है, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको अच्छे इदारों में भेजें, उनको पढ़ाएं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग कराएं। मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जब जाता हूं तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, और सिविल सर्विस अकेडमी में जाता हूं उतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती। इस पे आर्ग्यू क्या देते हैं कि आप सिविल सर्विस में तो आते हैं 28-30 साल की उम्र में एवरेज, और वहां वो पे आ जाता 18 साल का पहले। बच्चा है। अच्छा, अगर मैं इस आर्गुमेंट को ले लूं तो एक आदमी, फर्ज की जो नशई जो है, उसको जब रिहैब सेंटर में डालते हैं तो क्या बूढ़ा नशई सीधा नहीं हो जाता? हो जाता। इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। क्या इसकी एज लिमिट क्या है सीएसएस की? सीएसएस की एज लिमिट है सर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। और कितने आप ट्राई कर सकते हैं? 3 चांसेस दे सकते हैं, और 2 साल उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, जिनकी 2 साल की परमानेंट सर्विस हो और किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हो, किसी भी रैंक पे हो, तो उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो 32 साल के हो जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम है, ये देने के बाद इसमें आप कामयाबी के बाद फिर आगे कितने मराहिल आते हैं और क्या जी क्या मैं बताता हूँ आपको। पहला एग्जाम, पहला मरला है जी आपका रिटन का एग्जाम। जी। उसमें आपके पास 12 पेपर्स होते हैं, 6 कंपल्सरीज है और 6 ऑप्शनल्स हैं। कंपल्सरी में इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश कंपोजिशन है, उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात। ठीक है। ये 6 हो गए। ऑप्शनल के लिए हमें रेंज मिलती है, मैथ्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, यू नेम एनी सब्जेक्ट, वो 42 सब्जेक्ट्स की एक रेंज है। उसमें तो कोई 600 का नंबर रख लीजिए आप। आपने रिटन का एग्जाम दिया, आप पास हो गए। पास होने के बाद अब आपका 3 मराहिल और होंगे। आपका मेडिकल होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट की टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। 3 मरले और। जब ये तीनों कर लेंगे तो आपके इंटरव्यू में नंबर दे देंगे, और रिटन के नंबर मिला के 1200 में से एक मेरिट बनेगा। मेरिट पे आपको ग्रुप अलॉट हो जाएगा। उस जब ग्रुप अलॉट होगा तो आपको उसके लिए पहले सीटीपी, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो कि आप करेंगे वहां पर सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर वाल्टन के अंदर। ठीक है। जब वहां पर जाएंगे वो 6 से 7 महीने की, 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप चले जाएंगे एसटीपी पे, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे सारे के सारे ग्रुप्स, जो 12 ग्रुप्स हैं, वो इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब एसटीपी आ जाएगी। एसटीपी जो है उसके अंदर हर ग्रुप अपनी अपनी ट्रेनिंग करेगा। पुलिस वाले इस्लामाबाद चले जाएंगे, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले जो है ना लाहौर आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले लाहौर होंगे। हर किसी की अपनी अपनी अकेडमी, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और लाहौर में भी है। उनकी ट्रेनिंग जो है किसी की 4 महीने है, किसी की 1 साल है, तो इस तरह वेरी करती है। उसके बाद ये अपने आ जाएंगे ट्रेनिंग अपने जॉब के ऊपर। लेकिन इसके बाद एक और मरला है जी। वो क्या जी? वो जी फाइनल पासिंग आउट एग्जाम। वो भी एफपीएससी लेगा दोबारा आपकी। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद अब मैंने अब ट्रेनिंग कर ली, फर्ज कीजिए मैंने ऑडिट अकाउंट्स की ट्रेनिंग की, तो अब एफपीएससी मेरा दोबारा एग्जाम लेगा, मेरी एसटीपी का दोबारा।
और अब उसके भी 4 चांसेस होंगे, अगर मैंने फेल कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वो यानी करने के बाद उसमें भी 4 चांस हैं उसके भी 4 और चांस उसमें हैं। भी लोग फेल होते होंगे। उस पे एक बहुत रेयर फेल होते हैं, चौथे चांस जो में यहाँ पास हो तक जाते पहुँच हैं। जाता है वो हाँ, निकल ही जाता निकल है। ही जाते हैं, उस पे निकल ही जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये आप अपना करियर ये मुतमईन है इससे कि आपने वो भी छोड़ दिया? अगर आप होते तो ज़बरदस्त ऑफिसर होते जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं होता। हाँ जी। मैं शायद जो है ना वो फ़ौज के लिए, या मैं सिविल सर्विस के लिए, या मैं जो है ना उसके लिए जो है ना आपकी क्या नाम है जर्नलिज्म के लिए नहीं था, यह मुझे अभी लगता है। तो शायद मुझे अल्लाह ताला ने ये सारी प्लानिंग जो है कुदरत की, ये जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपको शायद इस लर्निंग तरफ हुई आपकी बहुत लर्निंग सारी। मेरी हुई। हाँ। देखिए अब मैं जो हूँ आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ हर डिपार्टमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में भी, रिजेक्शन के बारे में भी, ठीक है जी, ये जो और एक ट्रेनिंग के बारे में ये भी। जो एक काउंसलर होता है इसकी क्या अपनी काबिलियत या अहलियत होती है? मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी वालों को गाइड करना चाहिए, ठीक है। एक जर्नलिज्म को, Concerned जर्नलिस्ट को field। कंसर्न फील्ड के अंदर, Okay। जो बंदा जिस फील्ड का है उसको करना चाहिए। जो मेरा फील्ड नहीं है मैं उसके बारे में कभी भी उसके अंदर टांग नहीं अड़ाऊंगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं बिलीव करता हूँ स्पेशलाइजेशन पे और सुपर स्पेशलाइजेशन पे। सर क्या आप जो है ना मैदे का जो दर्द है, क्या वो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, तो बिल्कुल। डॉक्टर एक हड्डियों का मैदे का चीज नहीं देख सकता, तो आप कैसे कर सकते हैं उनके साथ? अच्छा ये एक आम तासुरा जी सीएसएस करना है ना, जी। तो बच्चे को भेज दें, अलहदा करते हैं बिल्कुल, उसको ऊपर वाला कमरा दे दें या हॉस्टल में, और बस वो पढ़ता रहे, पास ही वो कोई चीज़ रख ले, केला रख ले, डबल रोटी रख ले, और वहीं पे पानी पिए, वही खाए, और वहीं पे बस अपने कमरे में रह गए। और हमने लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है, जी जी, वो महीनों यही रियाजत करते हैं। ये तरीका ठीक है? ये तरीका भी ठीक है, ये करना चाहते हैं ये कर ले, ना करे तो भी ठीक है। इसमें डिप्रेशन नहीं हो जाता? हो जाता है, एग्जैक्टली। दिन मैं रात। तो इस पे करता ही नहीं हूँ। हम्म। देखिए मेरा जो गाइड करने का तरीका है वो 180 डिग्री पूरा डिफरेंट है तमाम लोगों से। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग बड़ा हैं, इंटरेस्टिंग होगा आपकी पर्सनैलिटी की तरह। हाँ, उनका जो है ना उनका तरीका कार डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। उनका तरीके से भी पास होता है, मेरे तरीके से भी पास होता है। लेकिन अगर आप 2-4 मोटी मोटी चीजें बताएं कि यार ये असूल, या एक तो आपने कहा जी मुश्किल मजाज अखबार पहले ना पढ़ें। ठीक है। पूरा पाकिस्तान कहता है कि अखबार पढ़ें, आपने सुना होगा, आज आप हैरान रह जाएंगे, पूरा पाकिस्तान ना हैरान पढ़ें। रह जाएगा। हाँ। मैं कहता हूँ अखबार ना पढ़े, ठीक है। पहले अंग्रेजी ठीक करें, अंग्रेजी ठीक हो जाए, उसके बाद अपने बेसिक्स पढ़ें, इस्लामियात पढ़ें। इस्लामियात कहाँ पढ़ें? मैट्रिक की किताब से पढ़ें। जनरल साइंस कहाँ से पढ़ें? मैट्रिक एफए की किताबों से, एफएससी की किताबों से पढ़ें, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाके पेपर देख लीजिए, उसी लेवल के एग्जाम आए हैं, ठीक है जी। अगर आपको सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको नहीं आती, मैट्रिक कर लिया आपने, तो वो आपको मैट्रिक की किताबें पढ़ी हुई है, मिल जाए, आप पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, किसी हदीस की किताब से पढ़ लीजिए। अब पढ़ाई की कोई डेप्थ की कोई लिमिट है? कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप जहां से पढ़ लीजिए, अपने कमरा बंद कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। एक सीक्वेंस बनाइए। देखिए अगर फर्ज कीजिए आपको पता है कि 10 टॉपिक्स हैं, आप यूं ना कीजिए कि कमरा बंद करके बैठ जाएं। आप कीजिए कि मैं डेली एक टॉपिक करूंगा, मैं 2 घंटे में कर लूं, 20 घंटे में करूं। जब वो हो जाएगा उसके बाद मेरा मी टाइम है, मैं जाके अपना आराम करूंगा। आप एक एक टॉपिक करेंगे, 10 दिनों में सब्जेक्ट खत्म हो गया। दूसरा सब्जेक्ट उठाएं, उसको खत्म करें। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, अब पढ़ें अखबार। अच्छा, अब पढ़ें अखबार। अब जब खत्म कर लिया, अब कहें कि अच्छा हो क्या रहा है दुनिया में, मैं कुछ ऐड कर लूं, कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी हुई उसके अंदर ऐड करूं, चीजें करूं कि मेरी बेसिक्स ठीक हो गई, मैंने कर लिया। तो अभी अखबार पढ़ें। अब अखबार पढ़ने का फायदा होगा, वैसे कोई अखबार पढ़ने का फायदा नहीं है। किसी ऑफिसर की काबिलियत तो यहीं से पता चलेगी जहाँ पे वो सर्व कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, और इसके मुख्तलिफ पैमाने हो सकते हैं। लेकिन जो आपको पसंद है, अगर आप कोई नाम ले सकें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में तो मैं आपको रोकता रहा हूँ कि आप किसी का नाम ना लें, और आपने खुद भी नहीं लिया। जी जी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर हम बता सकें जो आपको हो सकता है आपका कोई वास्ता भी ना पड़ा हो, आप नाम ले सकते हैं कोई 8-10 कौन लोग। मेरे साथ जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूँ जिन्हें मुझे लगता है कि दे आर डूइंग रियली गुड, जिनको मैं जानता हूँ। उसमें से डॉक्टर इज़ा अरशद हैं और शी इज़ डूइंग रियली गुड, और बाबर अली हैं, ही इज़ रियली डूइंग गुड, और इस तरह और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं इन दोनों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि दे आर ऑलवेज कि जब दे आर ऑलवेज ऑन द गो। मेरे साथ भी जब कनेक्ट करेंगे, बाबर कनेक्ट करेंगे कोई, उनको ऑलवेज ऑन द गो होते हैं जो है ना। और वो उनके पता कैसे चलेगा, उनके इलाके की आवाम के पास जब आप एज ए यानी कि उनके पास जाएं, ऐसे उनको पता ना क्या, उनको कहते हैं जी तो बड़ा डाडी मैडम साहबा आए ने, या बड़ा डाडा अफसर आया, बड़ा जनाब ये कर रहा है। तो वो क्या है, उन्होंने सिर्फ ओपन किया हुआ है, अपने दरवाज़ों को ओपन किया हुआ है। सिर्फ आप लोगों की बात सुन लें, सबकी बात सुन लें, सिर्फ लोगों की बात सुन लें। मसला हल होना ना होना वो कानून ने तय करना है। इत्मीनान हो जाता है कि आपने उनकी बात सुन ली।
तो लोगों को कुर्सी दें, इज्जत दें। यही मैं सिखाता हूँ इनको कि आप किसी को इज्जत देंगे तो रब आपको इज्जत देगा। सो दिस इज़ द तो क्रक्स। जब आप अपना ये आखिरी डिनर करते हैं जिसमें ये सारे बच्चे जी, कामयाब होते जी, हैं, एक तो पहले उस दिन की भी फीलिंग बड़ी अजीब होती होगी, जी, ऐसे ही। तो आप क्या 2-4 चीज़ें क्या बताते हैं कि बस ये काम ज़रूर करना? मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना, लोगों की ज़िंदगी पे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए और अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट रखिए। बाबू बन के हम थोड़े से स्टिफ नेक्ड हो जाते हैं और हमारे चेहरे के ऊपर ना थोड़ा-सा ना वो फेशियल एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि मैं थोड़ा सीरियस रहूँगा तो बड़ा डाढ़ा अफ़सर लगूँगा। नहीं, आप स्माइल करते रहिए। लोग एंटर हुए तो आपको स्माइल करके उनसे मिल लीजिए और उनके चेहरे पे स्माइल लेके आइए। बिल्कुल बस सिर्फ़ मुस्कुराइए और इसका और कोई हल नहीं। सीएसएस किसी टीचर के बगैर भी मुमकिन है जी, बिल्कुल। और घर बैठ के भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। मेरी अभी एक स्टूडेंट आई हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने गाँव में बैठ के सारी तैयारी खुद की है, मेरे पास नहीं की। इंटरव्यू की सिर्फ तैयारी कर रही हैं और उन्होंने घर बैठ के की। उनकी क्या है जी, वो उन्होंने सारा कुछ पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर सब के कुछ है। सब कुछ पढ़ा हुआ है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, वहाँ से गाइडेंस ले लें। आप सिलेबस निकालें सीएसएस का, उसकी चीज़ें आप अपने इलाके के कोई भी टीचर है आपके, सारे टीचर मोतबर है ना, उनको अंग्रेजी तो पढ़ाना आती है। जी। उनसे कहेंगे सर हमारी ग्रामर ठीक करवा दें, वो आपकी ग्रामर ठीक करवा देंगे। उसके बाद आप जो है ना सीएसएस के सिलेबस निकालें, वो सारे एफएससी वाला, मैट्रिक वाला सिलेबस है, ग्रेजुएशन वाला, वो करें और मेमोराइज करें और लिखते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपके पास कोई बच्चा आया, उसने कहा जी मेरे पास कोई फीस नहीं है, और फिर आपने कहा कि कोई मसला नहीं, पढ़ लो? जी आते हैं, हुआ ऐसा? वो रहने दीजिए, आते हैं। अच्छा। जी आते हैं नहीं, मैं इसलिए ये नहीं, जी मतलब इससे मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत से लोग आपकी वीडियोस देखते होंगे, जी, वहाँ पे कोई जी, ये देख रहा होगा, जी, 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 तो वो ये कहेगा कि यार हमारे पास तो फिर पैसे नहीं है। मैं जी, आपको फिर बता रहा हूँ जी, कि लाहौर में तो कम से कम मैं इसका खुद जी, गवाह बिल्कुल, हूँ, जी, जिसने सीएसएस करने जाना है वो भाईजान पैसे जेब में होने जी, चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही अगर है। आपने पढ़ने जाना है किसी देखिए, अकेडमी में। जो डिजर्विंग होते हैं या जो है ना, वो तो आपको जो है ना वैसे ही आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है हाँ ना, जी। ठीक है ना जी, जिसके जो जो काबिल है, ठीक है। अब करते क्या हैं स्टूडेंट्स, आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे बट फीस लेंगे पेरेंट्स से और वो आगे रख लेंगे, जो मैंने आपको आगे कहानी सुनाएंगे और फिर 2-4 महीने आपके पास पड़े, फिर उधर चले गए, उधर इस तरह करके उधर वो भी करते कहानी रहते सुना हैं। दी। उधर भी हाँ कहानी सुना दी। लेकिन जो रियल होते हैं ना, वो हैं मेरे पास और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, लेट्स नॉट टू बी नेम्ड, अल्लाह ताला का उनका है। वो रब ने शायद मेरा जो है ना उनको मेरे पास भेजना था, वो मेरे लिए नेमत थे, मैं उनके लिए नेमत नहीं हूँ। वो आज क्वालिफाई कर गए, तो जो मैं आपको बताऊं, मेरे जो अच्छा, क्राउन बहुत से है, ऐसे लोग हाँ हाँ क्वालिफाई, कर जी गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं और वही तो मेरी सक्सेस है जी। व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ तो वो मेरी सक्सेस है, जब मैं उनको देखता हूँ। और जब कहते हैं कि सक्सेस वो है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए और अपना माजी में झांके तो उसको कुछ चीज़ें नजर आएं, तो मुझे वो चीज़ें जो है ना अभी से नजर आना शुरू हो अभी गई। तो आप बूढ़े भी नहीं हुए और हाँ, तो आपने वो नजर जो है शुरू ना, हो। हाँ जी। कभी कोई ऐसा मुनफरिद वाकया अनोखा कि किसी वालिद या वालदा ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपने तो कमाल कर दिया? जी, बिल्कुल। मेरे पास तो अक्सर जो है ना वो पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि अपना ये मेरा बेटा आपके हवाले है और बेटी आपके हवाले है और ये जो है ना आप जो है ना इसको सीएसएस कराइए, हम आपको जो है ना वो करेंगे। और फिर जब वो वापस आते हैं मेरे पास, जब वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, हैरान होके कि ये जो है ना आपने इतना वो कर दिया, तो वो मुझे कहते हैं कैसे किया? मुझे तो खुद भी, मैं बस कहता हूँ कि ये बस रब की देन थी कि रब ने मेरे ऊपर इतनी नेमत कर दी कि आप लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर दें। इससे बड़ी इंसान के ऊपर नेमत क्या होगी? वो मेरा जो है ना वो वही एक वाक़या नहीं, वाक़यात हैं और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। पेरेंट्स आए हुए बस होते जब हैं। पेरेंट्स आते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है कि पेरेंट्स भी आपके शागिर्द हैं, जी, ऐसे ही। वो जिस जो है ना वो मैं आपको उनको निस्बत से जी, और जी, जी। मोहब्बत से जी, पुकार वो रहे होते मोहब्बत हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके साथ मेरा जो पर्सनल ताल्लुक होता है उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली के साथ, तो दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। तो तो मेरा पर्सनल सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? जी, इसको पर्सनल रहने दीजिए। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी खामियां तो हमने बताई, इसको जी। ठीक करने के लिए कहाँ से शुरू करें? 2 चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट सवाल करना शुरू करता है। अच्छा। सवाल इस बात पे करे कि जो है ना आप जो मुझे पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ाया कि आपने जनरल असेंबली का नाम लिया, नेशनल असेंबली का नाम जी। लिया। मुझे नेशनल असेंबली का नहीं पता, मुझे असेंबली का नहीं पता। स्टूडेंट को चाहिए कि पहले तो मुझे ये बताएं नेशनल क्या होता है, और उसके बाद बताएं असेंबली क्या होता है। ठीक है। स्टूडेंट को चाहिए। जब ये करेगा तो टीचर भी पढ़ाना शुरू कर देगा। टीचर भी पढ़ाना शुरू कर देगा। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्किल सीखने से दूर रहें, इजी मनी के पीछे मत भागे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो शॉर्टकट से आएगी वो इजी मनी, वो इजी कम इजी गो वाली, वो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ लेके आएगी, वो ना यूट्यूब चैनल लेके आएगा, वो आपका यूट्यूब लेके आएगा। हाँ, मैं उस स्टूडेंट को कहूँगा कि जो यूट्यूब के बराबर पैरेलल कोई जो है ना एप्लीकेशन खड़ी करेगा, वो मेरा स्टूडेंट होगा, वो मेरा जो है ना होगा आप कह कामयाब रहे हैं एक होगा। बनी बनाई चीज़ है, इसके ऊपर तो आप आप तो वो
कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, आप वो चीज़ क्रिएट करें जिसपे से यू नो कि वो करें। आप फेसबुक के ऊपर अपने पेजेस लगाते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये कर लें वो कर लें, तो आप फेसबुक क्यों नहीं बनाते? सही है। ये एक टीचर के तौर पे आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपने सवाल की बात की। जी पता नहीं जब ये देख रहे होंगे तब ये बात कितनी पुरानी हो चुकी होगी। ये जो लम्स के बच्चों ने सवाल किए हैं, ये आपको एक बतौर टीचर मुनासिब सवाल थे, या इसमें कोई तहजीब से ऊपर नीचे हो गई है कोई मामला? देखिए, तहजीब से ऊपर नीचे हुआ। लेट्स कीप आवर पॉलिटिकल चीजें हाँ जी, साइड। साइड पे रख एक देते तरीका हैं। कार, अंग्रेजी में एक टर्म होती है यूफिमिज्म। जी, मैं कहता हूं तुम्हारा बाप आपके वालिद एक ही बात कही, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है। ऐसे आप किसी को कहते हैं कि आपकी बेनाई नहीं है, और हाँ। आप कहते हैं आप अंधे हैं। अंधे, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप अंधे हैं तो बुरे उसमें हाँ, कहा जाता है। हाँ, ओए अंधे, हाँ, जो है ना, आप कहें बुरा हाँ, लगता तो है। तुम अंधे हो, तो आप कहेंगे कि आप नाबीना हैं। जी। ठीक है, टोन बड़ी मैटर करती है। वही बात पूछी आपने उसी इंसान से पूछी जो नाबीना था, आपने अंधे होकर कहकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डिस्टर्ब किया और अपना आप भी शो किया कि व्हाट यू आर। आप कह ट्रेनिंग रहे क्या थी, सवाल मुनासिब थे, अंदाज अच्छा नहीं। अंदाजे बयां। और सवाल के अंदर ही आप खुद कह रहे हैं कि इट इज नॉट ह्यूमिलेटिंग। आपने कैसे डिसाइड कर ले कि ह्यूमिलेटिंग है? आपके माइंड में चल ही रहा था कि ह्यूमिलेट करना है। वो आपने वर्ड इसीलिए इसका इस तस्करा कहा किया आप कि यार हाँ, मैंने नहीं कर रही, एक लेकिन मैं बंदा कर आपके रही। पास अकाउंटेबल होने आ गया, वो कहता है मैं अपने आप को अकाउंटेबल पेश कर रहा हूँ अपने आप को, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि वाई आर यू हियर। तो ये चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ टोन, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो थी वो मुनासिब नहीं थी। इनसे बेहतर सवाल हो सकते थे, ठीक है, उनकी अपनी होंगी, इनसे बेहतर सवाल हो सकते थे। और इंटेलेक्ट वाइज क्या आपको लगता है कि सवाल सर, ये इंटेलेक्ट ये जाहिर नहीं करता। सोक्रेटिस कहता है, सुकरात कहता है कि द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ही और शी आस्क्स। दुनिया में बेहतरीन जर्नलिस्ट कौन है? जो बेहतरीन सवाल करेगा। बिल्कुल ठीक। हम तो कहते हैं सवाल जिसका अच्छा है, बस सवाल ही तबाही फेर देता है। जो सवाल है वही इंसान को साइंटिस्ट बनाएगा। सवाल एक नेमत है। नेमत है, सवाल करना वही फन तो है। आपने वो सेशन देखा? मैंने वो उसके क्लिप्स देखे हैं, वो जो मैंने देखे वो क्लिप्स आप देखे। उन सवालों आप इससे ज्यादा अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, मैं जो है ना, एक उन्होंने क्वेश्चन अच्छा किया, इलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं हुए। ठीक है, वो अच्छा टाइम था, वो इट वाज आस्क्ड। ठीक है जी, आप प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो कर रहे हैं, वो आ गए, लेट आ गए। आप उनको ये भी कह सकते थे कि सर कि आई थिंक मुझे लगता है अगर मैं उसको होता तो मैं अगर यही बात करना भी चाहता तो मैं कहता कि सर मुझे लगता है कि सर जब एज ए प्राइम मिनिस्टर आई थिंक कि वो सर को हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा हंस के बात कर लेते कि थोड़ा सा टाइम जो होता है सर तालीम का पता है, थोड़ा इस तरह करके। बट इट वाजंट द वे, इट वाजंट द टोन to address your prime minister. He is whatever he is, interim or otherwise, he is your premier. Imran Khan is your premier. Nawaz Sharif is your premier. You have to address. फिर तो सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी ना। तहजीब से सवाल उठाइए। फिर तहजीब ही खत्म होगी ना। फिर तो हम उस मास्टर में चले जाएंगे जहां पर कोई तो इसी वजह इसका एक दिलचस्प पहलू ये है कि 2 माह पहले यहाँ पे एक और सेशन हुआ था। अच्छा, कोई एक वीडियो बाहर नहीं आई, कोई एक सवाल, किसी एक सवाल की गूंज बाहर नहीं आई। अच्छा, इससे पता चलता है कि हमारा जो सोसाइटी हमारी है वो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, ये एक बात वैसे ठीक है कि हम सारा एहतसाब हमारा सियासतदानों के इर्द गिर्द होता है जी। तो वो यानी हमारे साबिक आर्मी चीफ आए थे जी, तो वहाँ से तो कोई सवाल बाहर नहीं आया। मुझे किसी का इंटेलेक्ट बाहर नजर नहीं आया। देख के डर गए होंगे उनको? नहीं, देख के क्या, अगलों ने बंदोबस्त भी पूरा किया हुआ था। और मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा काकड़ साहब के साथ एक इंटरेक्शन हुआ डिनर पे, और हमने भी बहुत सख्त सवाल पूछे, चूँकि वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए थे। तो कई सवालों पे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे। हमारा 3.5 घंटे का सेशन हुआ, हमने डिनर किया, 1 माह पहले की बात है। और जो मैंने बहुत सख्त सवाल वहाँ पे सुने हैं, कुछ मीठे सवाल भी थे लेकिन सख्त भी थे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी आज़ादी दी है कि एक तो वो सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने, मुझे अच्छा लगा देख के। और दूसरा ये कि ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि पहली मर्तबा मैंने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से सवालों का जवाब नहीं देखा। चाहे ये केयर टेकर ही थे, लेकिन शायद हो सकता है कि इसके बाद आने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारी यूनिवर्सिटियों के बच्चों को जवाब दें, जो कि देते हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने वो जवाब दिया काकड़ साहब ने, वो वाला जवाब था कि आर यू टॉकिंग अबाउट रिफरिंग टू 9th May? हाँ जी, उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने जी बोले, आई एम योर प्राइमरी सिटिंग, आप बोले। तो मैं तो इसको इस तरह से अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है जी, और बच्चों ने सवाल पूछे, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन सर गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं। तो थोड़ा सा लाइन जो है ना, जब आप क्रॉस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो है ना उसको क्रॉस करना जो है वो फ्रीडम नहीं है। मैं अभी यूएस था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बंदा गाना गाता हुआ जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका,
और लेकिन वो फिर भी गाना गाते जाते रहे। लेकिन उसके साथ ही कैपिटल हिल है, जब लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई की तो उन्होंने 18 साल कैद, 12 साल कैद, 22 साल कैद। ट्रू। यहाँ तक वो आपको आज़ादी देते हैं कि आप बाहर खड़े होके कुछ कहते हैं, जो करना है कहना है कह लें। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे हम इस पे कब्जा करेंगे या इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे या आप एक शीशा भी तोड़ेंगे, फिर वो कहते हैं इमारत का एक एरिया था ना, इमारत थी, हालांकि इमारत के होती हैं। अंदर हाँ सिंबल था, इमारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, जी ऐसे ही, चंद लोग बैठे होंगे, जी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन वो जब मैंने उनकी वो पढ़ी, सारा मैं पढ़ रहा था डिटेल्स, तो डिटेल में अगलों ने कहा जनाब 18 साल कैद, 22 साल कैद, ये तुमने रोका क्यों नहीं, तुम वहां पर थे, तुम लीडर थे, तुमने रोका क्यों नहीं। तो ये सारी बातें भी हैं, सीखने की बातें, इसलिए कि लोगों तक जाए। बस हमारा तो बस वही एजुकेशन का वही बन गया ना कि पैसे कमाओ, और एजुकेशन का मेन पर्पस है पैसे कमाना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द ओनली थिंग, और बस वो करी जाए और किए जाए। हम टीचर्स को सही पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में? टीचर्स को जो है ना ठीक ही पे है। देखिए हम वी आर अ कैस्ट ऑफ कंट्री, हमारे पास पैसे ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, और हमारे कुछ सेगमेंट्स के टीचर्स तो अंडर पेड हैं, कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कुछ तो अच्छे पेड हैं, वहाँ पर भी टीचर के अंदर भी कैटेगरीज हैं, हमारे जर्नलिज्म की तरह जो है ना, वहाँ पर भी कुछ हाईली पेड हैं, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि ये ठीक है, नॉट बैड। हम ये तो नहीं है कि उस्ताद की कोई बेकदरी हो रही है या नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। और टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, बेहतरीन प्रोफेशन। आप तो इतने प्रोफेशन गुजरने के बाद वो कर रहे हैं। टीचिंग एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है, लेकिन इसको अगर टीचर पढ़ाना चाहे तो अगर ये किया जाए, आपके अंदर हो। देखिए 3-4 लेक्चर देने के बाद ना आपकी एनर्जी इतनी लो होती है, आपकी टांगें कांपने लग जाती हैं। आप बिन सोल्जर, मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन वो शायद उस टाइम इतना जोर नहीं लग रहा होता। जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको होता है बोलना, आपको पता है कि कितनी एनर्जी लगती है उसके अंदर। आपको जो है ना, जो भी कोई टीचर वो कर रहे हैं, वो एक इबादत कर रहा है। सही है। कोई अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश बताएं, आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है, कोई बड़ी ख्वाहिश ज़िंदगी के अंदर? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर देखना जहाँ पर असल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही हो, और पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी जो हो वो टॉप 10 के अंदर हो, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपना एक थिंक टैंक भी लॉन्च किया अभी, सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड लीगल पॉलिसी। तो इसके मीडिया की रिसर्च के हवाले से, चीज़ों के हवाले से छोटा सा स्टेप है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो मैं करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो टॉप 10 के अंदर हो, और हम वहाँ से कोई अदीब, कोई जो है ना, कोई साइंटिस्ट, कोई चीज़ें कोई ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हो जो पूरी दुनिया में कुछ कर रहे हो। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप भी, आपको देख के अच्छा लगा होगा। आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, नीचे कमेंट्स की सूरत में दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें किन मौज़ूआत पे बात ज़्यादा करनी चाहिए, किन पे कम करनी चाहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान फ़रूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।